हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स। और आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी थर्ड बुक फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने इसमें लास्ट टर्न पर हमारी यूनिट थर्ड, जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड थी, जिसके अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड और थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस किया था। और इसमें वर्क डन, हीट इंजन, इनके बारे में हमने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की थी। तो लास्ट टर्न पर हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 जो है, इसमें आपको नेम दिख रहा होगा, यूनिट 4 का नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट क्यों है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी हमने इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि आपकी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये फर्स्ट है और दूसरी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड दी हुई है। तो आज हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं, बस उसको हमने क्या किया है, थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। करंट के बहने पर, किसी भी पदार्थ में करंट के बहने को लेकर हमने क्या किया है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, कंडक्टर। आप सभी जानते हो ये चीज़ें, कंडक्टर यानी कि सुचालक क्या होते हैं, जिसमें करंट पूरी अच्छी तरीके से पास आउट हो जाता है, वो कंडक्टर कहे जाते हैं। जैसे आपके क्या होते हैं, AgAu NaCl साल्ट जो होते हैं ये। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ जो इसमें ऐड की गई है। जो कंडक्टेंस होता है कंडक्टर का, वो कितना होता है, वो होता है आपका, ये आपका दिया हुआ है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच आपका क्या होता है, कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है। यानी कि इस कंडक्टर, यानी कि अगर इतना क्या दिया जाए, इसको करंट दिया जाए, तो यहाँ से इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो या करंट कह सकते हो, उसमें से फ्लो हो जाता है। ये आ गया आपका कंडक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं नॉन कंडक्टर्स के बारे में। नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे होते हैं जिसमें करंट पास आउट नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, वे नॉन कंडक्टर कहे जाते हैं, कुचालक कहे जाते हैं ये। और इनका कंडक्टेंस कितना होता है? इनका कंडक्टेंस होता है 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होता है। एग्जाम्पल में प्लास्टिक, रबर, गैसेस, ये आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे होते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस में करंट फ्लो होता है। कुछ कंडीशन कैसे? देखो, वे सब्सटेंस जिसमें करंट लो टेम्परेचर पर तो फ्लो क्या होता है, नहीं होता है, इन विच नो करंट विल फ्लो एट लो टेम्परेचर। पर अगर हाई टेम्परेचर कर दे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है। और सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस कितना होता है, 10⁻⁸ से 10⁻⁹ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनका कंडक्टेंस होता है। एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्लियर है इतनी बात? ये हमने इसमें PDF में इसलिए बनाया है, जो आपकी ये जो बुक है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें सारी में थ्योरी है। जैसे कि हम इसमें यूनिट 3 अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों यूनिट में आपने देखा होगा कि सारे इसमें क्या है, थ्योरी है ज़्यादातर, इसलिए हम टाइम आपका बचाते हुए इसलिए आपके लिए PDF लेकर आए हैं। तो इसमें से आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। आपको PDF अवेलेबल नहीं हो सकती क्योंकि ये PDF आगे पीछे बनी हुई है आपको, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो भी हमने टू पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने मेटेलिक कंडक्टर पता होंगे आपको क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं मेटेलिक कंडक्टर? बेटा, मेटेलिक कंडक्टर वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में बहती है, वे आपके मेटेलिक कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक कुचालक, कुचालक नहीं, सॉरी, सुचालक। कंडक्टर क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट आर नोन एज मेटेलिक कंडक्टर। जो सॉलिड स्टेट में, दृढ़ अवस्था में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो मेटेलिक कंडक्टर कहे जाते हैं। इन दीज कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, सॉलिड स्टेट में भी करंट कैसे फ्लो करता है,
सॉलिड स्टेट में कैसे करेगा? अब आपको क्या करना है, लोहे की एक स्टिक लेनी है और उसको आपने आपने क्या करना है, अपने सॉकेट में डाल देना है। ऐसा भूल के भी मत करना, वरना बहुत ज़ोर का शॉक लगेगा। तो उसमें क्या हो रहा है, मेटल की रॉड क्या है, मेटल की स्टिक क्या है, सॉलिड में करंट फ्लो कैसे हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। आप सभी बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होती है। मैंने लास्ट टाइम पर आपको एग्जाम्पल दिया था इसके बारे में। जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा इसके बारे में। तो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बेटा आपके फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। और वे जो फ्री आयंस होते हैं उसमें जब हम क्या करते हैं, करंट पास आउट करते हैं, तो वे आयंस क्या करते हैं, उसको करंट को फ्लो करा देते हैं, विच हेल्प्स इन द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपके क्या होते हैं, आयरन, जिंक, निकल, ये आपके कॉपर हो गए, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मेटेलिक कंडक्टर कहे जाते हैं। मेटल है, कंडक्टर्स हैं, करंट इनमें क्या हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अभी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपका यहाँ से सेमीकंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। दूसरा पार्ट है आपके कंडक्टर का इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या है, देखो वे कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, प्रवाहित होती है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वो आपका कैसा हो, या तो फ्यूज्ड हो या मेल्ट हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो, वो आपके क्या कहे जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि द्रव अवस्था में जिसमें करंट फ्लो होता है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। इन कंपाउंड में फ्री आयंस होते हैं। फ्री आयंस होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आप पानी में कोई भी वायर डालते हो और पानी को टच करते हो तो आपको क्या लगेगा, शॉक लगेगा ना, यानी कि करंट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वाटर में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है और आपको शॉक लग सकता है। अब मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ, करने मत बैठ जाना कभी। आप लोहे की रॉड लो और उसको सॉकेट में डाल दो और बोलो कि मैम ने ऐसा बोला था कि ऐसे करना है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। ये बस एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे इसमें एक्वस सॉल्यूशन के लिए NaCl, KCl, HCl एक्वस सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को भी कुछ पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया। जैसे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत आसान है। वे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं वे वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पूरी तरह से आयन किस में बनते हैं, NaCl में, KCl में पूरी तरह आयन बनते हैं। NaCl को ब्रेक करोगे Na बनता है, Cl बनता है, KCl को ब्रेक करोगे K बनेगा और Cl बनेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे आपके कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कंपाउंड जैसे H2O होते हैं, HCl होते हैं, एसिटिक एसिड हो गया H2SO4, ये आपके किस में आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। जैसे इसमें H2O को ब्रेक करते हो तो क्या होता है, H+OH- फिक्स नहीं है, HCl है, ये क्या है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैसे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें मैं आगे के बारे में डिस्कस करूँगी। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी, आप समझने की कोशिश करिए इस बात को। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं या रख सकते हैं। अगर आप तुरंत के तुरंत पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं आराम से वीडियो से। चलिए, आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, थ्योरी दी हुई है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर इन्होंने थ्योरी दी है, बिल्कुल आसान है। आर्हीनियस थ्योरी हमने इसको नेम दिया है। आर्हीनियस थ्योरी क्यों दिया है इसको नेम, बहुत आसान है। देखो ग्रोथस ने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर कुछ थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में कुछ कमियां थी और उन कमियों को सुधार के आप कह सकते हो उसमें उसी थ्योरी में कुछ चीज़ें जोड़ के आर्हीनियस ने उसको मॉडिफाइड कर दिया था। तो ग्रोथस ने जो काम किया था उसमें आर्हीनियस ने अपना थोड़ा सा योगदान देकर इस थ्योरी को अपना नाम दिलवा लिया, जो आपकी कही जाती है आर्हीनियस थ्योरी कही जाती है, जो सन 1872 में इन्होंने किया था काम। अब आगे देखिए, इसमें मेन पॉइंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर एज फॉलोज। अब देखो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे आ गया। अभी हमने क्या किए थे, इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग और वीक, जिसमें आपके क्या हो रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से आयंस बनते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग, जिसमें पार्शियली आयन बनते हैं वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें जब आयन बन रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, व्हेन
इलेक्ट्रिक करंट हैज़ बीन पास्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल डिसोसिएट इनटू आयन। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट डाला जाता है तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट डालकर, मतलब किसी भी चीज़ में हमने करंट डाला। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट या बिजली का करंट ऐसे में बोलूँ तो उसको यूज़ करके हम आयंस बनाते हैं, डिसोसिएशन करते हैं, वो आपका कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। वो आपका प्रोसेस क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है इतनी बात। सेकंड पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस टू टाइप ऑफ आयन विल फॉर्म। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो दो टाइप के आयन बनेंगे भाई, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दो टाइप के तो आयन होते हैं। द आयन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर नॉन एज कैटायन, और जिन आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके कहे जाते हैं एनायन। बच्चों वाली बात है ये तो, बिल्कुल आप भी जानते होंगे इसको तो। क्वांटिटी ऑफ चार्ज और आयन डिपेंड ऑन इट्स वैलेंसी, कि कितना चार्ज बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, ये उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। किसकी वैलेंसी पर, जो आपने यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कोई भी सॉल्यूशन लिया है। नेचर ऑफ चार्ज और आयन डिपेंड ऑन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी आप जानते हैं, उसकी ऋणात्मकता पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, पॉजिटिव है या ज़्यादा नेगेटिव है। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, ये कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो रिवर्सिबल प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में इक्विलिब्रियम बन जाती है, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाती है, जो आपकी कही जाती है आयोनिक इक्विलिब्रियम। एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दीज रिएक्शन इज नॉन एज डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट। देखो छोटी सी चीज़ बताती हूँ, ये जो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस है ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, मतलब आयंस भी बन जाते हैं और आयंस को बाद में जोड़ोगे तो फिर वापस से इलेक्ट्रोलाइट भी बन जाता है यहाँ पर। तो इसमें आपके क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम बन जाती है, जो आपकी कही जाती है आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस बनते हैं, साम्यावस्था आ रही है, इक्विलिब्रियम आ रही है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या नेम दिया है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, हमने इसको यहाँ पर नेम दिया है। एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दीज रिएक्शन, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था स्थापित होती है, वो आपकी कही जाती है डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको नेम दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आ भी रहा होगा, क्योंकि बहुत आसान है, इतना टिपिकल नहीं है, ये बहुत ईजी है। In electric field, ion will move toward their respective electrode, that is cation, and cation will move towards cathode and anion will move towards anode। देखो इन्होंने ये कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आयंस होते हैं वो अपनी अपनी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जैसे कैटायन कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एनायंस एनोड की तरफ मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये मूव करके करते क्या हैं, एनायन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड दे हैव बीन न्यूट्रलाइज। एनायन जो होते हैं एनोड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं अपने और वहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो आपके कहे जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रो आयंस क्या हो करते हैं, डोनेट होते हैं, डोनेट होने के बाद वहाँ पर क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कही जाती है। जबकि कैटायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड से खींच लेता है और न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो रिएक्शन आपकी कही जाती है रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स। नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ को लेकर, रेडॉक्स रिएक्शन को लेकर। ये देखिए यहाँ से आपका NaCl जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद यहाँ पर क्या बन रहे हैं, Na+ और Cl- बन रहे हैं। ये आपका यहाँ पे दिया है कैथोड और ये दिया है यहाँ से एनोड। कैथोड में क्या हो रहा है बताइए, यहाँ से देखिए कैथोड में आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है। बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज बना के रखना है। यहाँ पर Na+ बन रहा है और एनोड पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ऑक्सीडेशन कर रहा है। दैट मीन्स ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है।
क्लियर है? आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, अब इस थ्योरी का हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, स्क्रीनशॉट नंबर 1। यहाँ से फिलहाल इसका ले लीजिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, वे फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइसिस पर प्रभाव डालते हैं। आगे देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव बीन आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन ऑल कंडीशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो किसी भी कंडीशन में रख दो, कोई भी उनको सिचुएशन दे दो, वो उन सब में कैसे हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो उनका डिसोसिएशन जो होगा वो बाहरी फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें पार्शियली आयन बनते हैं, पूरी तरह से आयन नहीं बनते हैं। तो उनका डिसोसिएशन जो होगा बाहरी फैक्टर उसको क्या करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है बाहर के प्रभाव की वजह से। अब हम आगे कुछ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट डाल रहे हैं, उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें फर्स्टली डिस्कस करेंगे हम। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो होगा टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी। कल मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छे से समझाया था, एग्जाम्पल भी दिया था। बर्तन में पानी रखोगे, गैस पर रखोगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ से पानी उबलना शुरू होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल के बीच का कम होता चला जाएगा। कैसे कम होता चला जाएगा, अब देखो पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें क्या रखे हुए हैं, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मान लिए। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ से नीचे से हमने इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करा दी। ये फ्लेम है, ऐसा बेटा मान लेना कि ये फ्लेम है, आग है यहाँ पर। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, इसी तरीके से होता है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्शन कम हो रहा है तो आयंस आसानी से टूट सकते हैं। फर्स्ट इफेक्ट पढ़ लिया। सेकंड इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पर इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का बढ़ता है, कंसंट्रेशन घनत्व जैसे जैसे सॉल्यूशन का बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच का बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होंगे तो उनमें क्या होगा, आयंस आसानी से नहीं बनेंगे। तो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ डिसोसिएशन। अब आगे इसमें देखो एक चीज़ और ऐड की है इस पैराग्राफ में, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने मैथमेटिकल टर्म दी है, वो क्या है ये देखते हैं। उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन टेम्परेचर डिपेंड डायरेक्टली ऑन द रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। कि मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो आयन का डिसोसिएशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स का टूटना है आयंस में, वो आपका डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसकी कंसंट्रेशन के अंडर रूट के ऊपर। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है, और ये क्या है, अंडर रूट दिया हुआ है। क्लियर है, ये हो गया सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ और फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्रेशर। प्रेशर पर क्या करती है, प्रेशर पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, एक कंटेनर लो, उसमें क्या करोगे आप, उसमें आपको भरनी है पानी भरना है, और उसके आप ऊपर क्या रखोगे, उसके ऊपर आपने कोई भी लिड लगा देनी है, ढक्कन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ रखनी है जो उस कंटेनर में फिट हो रही है। अब उस पे ऊपर से आप क्या डालोगे, प्रेशर डालोगे। प्रेशर डालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कंटेनर है
कंटेनर के ऊपर जो आपने लिड लगाई है वो नीचे को प्रेस होगी, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात। यही चीज़ लिखी हुई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, पार्टिकल जो होंगे एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम इंक्रीज हो जाएगा, सो दे कैन नॉट बी आयोनाइज्ड ईजिली आयोनाइज नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, आप जानते हो, व्हेन अ कंपाउंड हैविंग कॉमन आयन हैज बीन एडेड इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट देन इट विल डिक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो, जब सामान्य आयन जब मिलाए जाते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो वहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, उस इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाएगी। जैसे जैसे आयन बनेंगे और उसमें कॉमन आयन मिला देंगे तो वो उसके साथ क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ज़्यादा आयन्स उसमें बन ही नहीं पाएंगे। आगे देखिए इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट की नेचर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ सॉल्वेंट की प्रकृति के बेसिस पर भी उसके इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका डिसोसिएशन प्रभावित होता है। कैसे, जैसे पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर होते हैं, पोलैरिटी बढ़ाते हैं, जानते हो आप सभी ये बात। पोलर सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलैरिटी घटाते हैं। तो जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका बढ़ जाएगा। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपके बेंजीन होते हैं वो आपकी पोलैरिटी को घटाएंगे, पोलैरिटी घटेगी तो साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का रेट भी या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी डिक्रीज हो जाएगा। ये रहे आपके कुछ फैक्टर्स, इनके बारे में हमने अब तक इसमें डिस्कस किया। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। ये रहा आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप सेकंड ले सकते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है ये, या फिर आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ये आपका थर्ड हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। अब आगे देखिए, इसमें फैराडे लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर, बहुत ही आसान है। हम इसमें लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब फैराडे के 2 लॉ हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, 1834 में माइकल फैराडे ने 2 रूल्स बनाए थे किसी भी सब्सटेंस के अंदर बनने वाले आयंस की क्वांटिटी को जांचने के लिए कि उसमें कितने आयंस बन रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पर, वो एनोड है या कैथोड है, उन पर कितने आयंस इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी को जानने के लिए फैराडे ने 2 लॉ दिए थे। जैसे उन्होंने फर्स्ट लॉ को लेकर क्या कहा था, फर्स्ट लॉ बहुत आसान है। उन्होंने कहा था जब करंट पास आउट होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तब वो क्या करता है, वो डिसोसिएट होता है किसमें, आयंस में, एंड द मास ऑफ आयन कलेक्टेड ऑन एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग एट इलेक्ट्रोड। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या किया है, जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, फिलहाल इससे अगर आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसमें अगर आप यहाँ से क्या करोगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या करोगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट डालोगे तो उसमें क्या होंगे, आयंस में ब्रेक होगा। आयन कितने बनेंगे, जितना आप करंट फ्लो करोगे उतने आपके यहाँ से आयन बनेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल सीधी सी बात यही कही गई है कि मास ऑफ आयन जो होगा, जो आपके इलेक्ट्रोड पर आयंस चिपकेंगे वो क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगे। किसकी क्वांटिटी पर, कि कितना चार्ज इलेक्ट्रोड को दिया गया है। क्लियर है इतनी बात। मान लीजिए आपने 4 चार्ज दिए इलेक्ट्रोड को, 2 आपके आयंस एनोड पर चले गए, 2 आपके कैटायंस कैथोड पर चले गए। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ, यहाँ पर आप मास ऑफ आयंस फाइंड कर सकते हो, कितना है, 2 आयंस इस पर है, 2 आयंस इस पर है। तो ये किस पर डिपेंड करा है कि कितना आपने इसको चार्ज दिया है या कितना इसको करंट दिया है। जो आपका यहाँ से दिया गया है कि मास डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कितना करंट दिया गया है। अब आप जानते हैं
Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT होता है, यहाँ पर Q की वैल्यू रख दो। M इक्वल्स टू, इसमें हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर Z कांस्टेंट लाया है, तो Z कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है यहाँ पर। अगर हम क्या करें, 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करें, अगर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करें, तो जितने मास ऑफ आयन या जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होंगे, वो डायरेक्टली डिपेंड करेंगे किस पर, Z पर। यही आगे लिखा गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू द मास कलेक्टेड डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना मास इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हुआ है उसके इक्वल होगा अगर आप 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं। तो यही है फर्स्ट लॉ आपका। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है, अगर हम कुछ करंट, पहले में क्या था, फर्स्ट लॉ में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया था, अब इसमें हमने क्या किया, कुछ करंट कुछ टाइम के लिए फ्लो कराएंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पर। देन रेशियो ऑफ मासेस, हमें मास ही तो फाइंड करना है, अरे हमें मेजर ही तो करना है कि कितने आयंस हमारे क्या जा रहे हैं, सब्सटेंस पर, इलेक्ट्रोड्स पर इकट्ठे हो रहे हैं। आगे देखो, इसमें अगर कुछ टाइम के लिए कुछ करंट हम इलेक्ट्रोड में फ्लो करें, तो मास ऑफ कलेक्टेड आयन, कि जितना भी आयन इलेक्ट्रोड्स पर कलेक्ट होगा वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। मतलब क्या होगा, देखो M1 इक्वल M2, M2 इक्वल E2। मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि इनके रेशो के इक्वल, देखो कुछ करंट कहा है ना, कुछ करंट फ्लो करना है, इन्होंने नंबर नहीं बताया, तो कितना भी करंट फ्लो करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, इसके रेशो के इक्वल होगा, कि मास जो आयन जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं वो रेशो के इक्वल होंगे उसके इक्विवेलेंट मास के, उसके पूरे के मास के इक्वल होंगे, पूरा जो सब्सटेंस वहां पे लिया गया है। क्लियर है, ये बेटा फैराडे के लॉ हैं, और आज हम इसमें इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फैराडे लॉ आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट लॉ, और यहाँ से ये हो गया सेकंड लॉ। आगे इसमें रेजिस्टेंस वगैरह दिए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर, तो इसमें आज हम इतना ही करेंगे। बाकी इसमें इलेक्ट्रोलाइट तो हो गया कंप्लीट, यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, guru_India, ये इंस्टाग्राम ID है, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। कैसे ज्वाइन होंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, सर्च करिएगा, उस पर ID बना के पहले अपनी सर्च करिएगा, फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ से आपको डेली क्लासेस के अपडेट टाइम से पहले ही मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर रेजिस्टेंस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।